आइए अब हम लोग देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया को अच्छा से समझने के लिए हम लोग क्रियाकलाप 1.9 को देखते हैं। इसके लिए 3 कील लेकर इन्हें रेगमाल या सैंड पेपर से अच्छी तरह से रगड़कर साफ कर लिया जाता है। फिर 2 परख नली को ए तथा बी से चिन्हित कर प्रत्येक परख नली में 10 ml करके कॉपर सल्फेट का विलयन लिया जाता है। अब 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली बी में कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबोकर छोड़ दिया जाता है। 20 मिनट के बाद जब लोहे के किलो को निकाला जाता है तो देखा जाता है कि किलो का रंग भूरा हो गया है। किलो का रंग क्या हो गया है ना, भूरा हो गया है। अर्थात लोहा यानी कील कॉपर सल्फेट के विलयन में उपस्थित कॉपर को विस्थापित कर दिया है एवं विलयन का नीला रंग फीका पड़ गया है या मलिन पड़ गया है। अब देखिए ए तथा बी 2 बीकर लिए हैं। ए में भी 10 ml CO4 लिए हैं और बी में भी। ए का रंग डीप है, डीप ब्लू कलर का है, जो लिए थे ओरिजिनल अवस्था में है। लेकिन बी का कलर क्या हो गया है ना, फीका पड़ गया है, मतलब कॉपर Cu विस्थापित हो गया है। किसके द्वारा? लोहा के द्वारा। आइए इनके बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखते हैं। Fe ये आयरन कील प्लस कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4 मिलकर बनता है FeSO4 प्लस Cu। यहां पर क्या हुआ ना, FeCu को विस्थापित कर दिया इस प्रकार। और यहां पर क्या हो रहा है ना, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा हम लोग जानने के पहले और कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। इसी प्रकार Cu यानी कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर क्या होता है ना, सिल्वर को कॉपर विस्थापित कर देता है। क्या करेगा? CuNO3 प्लस Ag। आइए इसको बैलेंस करना पड़ेगा। नाइट्रोजन 2 परमाणु है, नाइट्रोजन 1 परमाणु 2 से गुना किए तो सिल्वर भी 2 परमाणु हो गया, यहाँ पर तो 2 से गुना किए। अब ये बैलेंस हो गया। देखिए कॉपर 1 परमाणु इधर भी है, सिल्वर 2 परमाणु तो हो गया, नाइट्रोजन भी 2 परमाणु हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर है 3 दूनी 6, यहाँ भी है 3 दूनी 6 परमाणु। आइए हम लोग अन्य उदाहरण लेते हैं। Zn प्लस CuSO4 बनता है ZnSO4 प्लस Cu। इस प्रकार जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु को डाला जाता है या जिंक के टुकड़ा को डाला जाता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट तथा कॉपर विस्थापित हो जाता है। इसी प्रकार जब लेड की अभिक्रिया CuCl2 कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रिक 2 क्लोराइड के साथ कराते हैं तो लेड क्लोराइड
बनता है तथा कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये उसका उदाहरण हो गया। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर को Fe लोहा आयरन विस्थापित कर दिया, मतलब कॉपर से आयरन ज्यादा क्रियाशील है। इसी प्रकार सिल्वर से कॉपर ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए क्या किया, सिल्वर को कॉपर विस्थापित कर दिया। यहाँ पर कॉपर से जिंक अधिक क्रियाशील है एवं कॉपर से यहाँ पर लेड भी अधिक क्रियाशील है, जिससे क्या हुआ, यहाँ पर विस्थापन हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए विस्थापन अभिक्रिया का कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे सोडियम ब्रोमाइड का विलयन में, सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड प्लस Br2, ये लिक्विड। अर्थात सोडियम ब्रोमाइड के विलयन से होकर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनते हैं। यह ब्रोमीन की मात्रा, विलयन में ब्रोमीन की मात्रा बढ़ने से विलयन का रंग क्या हो जाता है ना, भूरा हो जाता है, यानी ब्राउन कलर का हो जाता है। इसी प्रकार पोटेशियम आयोडाइड के विलयन से होकर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है ना, पोटेशियम क्लोराइड एवं आयोडीन। यहाँ इस विलयन में आयोडीन की मात्रा बढ़ जाने के कारण विलयन का रंग क्या हो जाता है ना, पर्पल हो जाता है, यानी बैगनी रंग का हो जाता है।
यहाँ ब्रोमीन से क्लोरीन अधिक क्रियाशील है एवं आयोडीन से क्लोरीन अधिक क्रियाशील है। इसी प्रकार आयोडीन से ब्रोमीन अधिक क्रियाशील होता है। तो आइए हम लोग विस्थापन अभिक्रिया का और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग क्रियाकलाप 1.3 में देखे थे, जब दानेदार जस्ता की अभिक्रिया दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है या मुक्त होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 बनता है ZnSO4 प्लस H2 गैस। इसी प्रकार Zn प्लस HCl बनता है ZnCl2 प्लस H2 गैस। इसी प्रकार अगर Zn की अभिक्रिया फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 तो बनता है Zn3PO4 प्लस H2 गैस। ये जिंक फॉस्फेट है। क्या? जिंक फॉस्फेट। कैसे बनता है आइए देख लेते हैं। Zn की वैलेंसी 2, Zn2 प्लस होता है और आपका फॉस्फेट PO4 3 माइनस होता है। इसका 3 वैलेंसी हम लोग क्या करते हैं इस प्रकार Zn3PO4 Zn3PO4 जिंक फॉस्फेट। इसी प्रकार जिंक धातु की अभिक्रिया एसिटिक एसिड CH3COOH के साथ कराते हैं तो बनता है जिंक एसीटेट तथा हाइड्रोजन गैस। यहां हम लोग देख रहे हैं जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो धातु का लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और यहां भी हो रहा है विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या हुआ ना, Zn हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है। यहाँ आपका बैलेंस नहीं है। आइए क्लोरीन 2 परमाणु इधर है, यहाँ पर इसको 2 से गुना कर दिया। यहाँ पर भी बैलेंस नहीं है। Zn 3 परमाणु, यहाँ पर 3 से फास्फोरस, यहाँ पर 2 परमाणु, फास्फोरस को 2 से गुना कर दिए तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 से गुना कर 3 दूनी 6, इस प्रकार बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना देख लेते हैं, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन भी 4 दूनी 8। यहाँ भी बैलेंस नहीं है। यहाँ पर कार्बन 2 परमाणु, कार्बन यहाँ पर 2 कर दिए, बाकी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 इधर निकल गया है। तो यहाँ भी आइए हम लोग देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। ये तो बैलेंस है, इसमें भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। क्लोरीन 2 परमाणु CuCl2 ये भी बैलेंस है। यहाँ बैलेंस नहीं है। क्लोरीन 2 परमाणु, इधर 1 परमाणु 2 से गुना किया, सोडियम 2 परमाणु हो गया, सोडियम 2 से गुना कर दिया, ब्रोमीन 2 हो गया, यहाँ पर ब्रोमीन 2 निकल गया है। यहाँ भी इस प्रकार। तो ये था विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग समझने के लिए धातुओं की सक्रियता श्रेणी का हम लोग को देखना जरूरी है और यहाँ किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी हम लोग एक नजर देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया
नहीं होगी। ये मान लीजिए Cu प्लस FeSO4। यहां पर एक क्वेश्चन है, इनमें से हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा अभिक्रिया होगा, कौन सा अभिक्रिया नहीं होगा। इसे समझने के लिए हम लोग धातुओं की सक्रियता श्रेणी को देखते हैं पहले। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, पहले पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Zn, Fe, Sn, Pb, उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद तांबा है, तांबा के नीचे है पारा Hg, उसके बाद सिल्वर Ag और लास्ट में गोल्ड Au। एक बार फिर पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Sn, Fe हो गया आयरन लोहा, Sn हो गया टीन, लेड हो गया Pb, हाइड्रोजन हो गया आपका। अब हाइड्रोजन के नीचे है ये सब, हाइड्रोजन के नीचे है तांबा Cu, Hg हो गया पारा मरकरी, Ag हो गया सिल्वर और Au हो गया गोल्ड सबसे नीचे। ये जो है इसको सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। यहाँ पर ऊपर से नीचे क्या होता है ना, सक्रियता में इसकी कमी होता है। देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, घर सबसे ऊपर वाला क्या है ना, सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील, ऊपर का धातु सबसे अधिक क्रियाशील है और ये सबसे कम, सबसे कम। और हाइड्रोजन से जो ऊपर है जितना, वह अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है और धातु का लवण बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर सकता है और हाइड्रोजन के नीचे जो है सक्रियता श्रेणी में, वह अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है जब तक इस पर कोई ऑक्सीकारक न डाला जाए। लेकिन नाइट्रिक एसिड इसको विस्थापित कर सकता है। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को विचार करते हैं। देखेंगे कि Cu सक्रियता श्रेणी में, यहाँ पर Cu है और Ag है, ये दोनों में से कौन ऊपर में है। तो यहाँ Ag के ऊपर में है Cu, मतलब Cu अधिक क्रियाशील है, मतलब Cu Ag को विस्थापित कर सकता है, इसलिए अभिक्रिया यह होगा। अब Zn और Cu को देखते हैं। Zn Cu से ऊपर, कॉपर से ऊपर, कॉपर के ऊपर है Zn, मतलब Zn अधिक क्रियाशील है, Zn कॉपर को विस्थापित कर सकता है। अब लेड और कॉपर को देखते हैं। कॉपर ऊपर में है, हाइड्रोजन के ऊपर में है लेड, इसका मतलब यह भी अभिक्रिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर कॉपर और Fe में कौन ऊपर नीचे है। Fe ऊपर है, कॉपर नीचे है, मतलब कॉपर से Fe अधिक क्रियाशील है। ये ताकत इसका कम है, कम ताकतवर है, मतलब कम क्रियाशील है, इसीलिए यह विस्थापित नहीं कर सकता है। मतलब यह हो गया, यह अभिक्रिया नहीं होगा। यह हो गया आपका आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपको पूछा जाता है क्या ना, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया अगर है तो विस्थापन बताना होगा, है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग देखे विस्थापन अभिक्रिया।